हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारतीय युवा के तन मन में लगा हुआ एक घून की तरह देख सकते हैं, जिससे उसकी क्षमता, आस्था, धैर्य सभी को खोखला किया जा रहा है। जी हाँ, हम लोग बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जिसे उस युवक का ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज, साथ ही साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। ये एक ऐसी समस्या है। गांधी जी ने बेरोजगारी को समस्याओं का समस्या कहा था, यानी इसे काफ़ी बड़ा समस्या समझा था। तो आइए आज कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को समझने का कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आखिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होती कैसे है और इसका कुछ समाधान है या नहीं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी, और बेरोजगारी को समझने से पहले हमें जानना होगा ये वर्क फोर्स के बारे, जिसे हम लेबर फोर्स भी कह सकते हैं। अब लेबर फोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग सारे व्यक्तियों को रखते हैं जिसका उम्र 15 साल से 64 साल तक हो, यानी वैसे व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिसका उम्र 15 से 64 साल हो, है ना। और वैसे व्यक्तियों को जो या तो काम कर रहे हैं या तो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उन सारे व्यक्तियों को डाल सकते हैं जो 15 साल से ऊपर है। उन सारे व्यक्तियों को क्या हम डाल सकते हैं जिनका उम्र 15 से ऊपर है? तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे स्टूडेंट जो 15 साल से ऊपर है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को हम लोग लेबर फोर्स में नहीं डालेंगे। या ऐसे हाउसवाइफ्स जो काम में इंगेज नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते, वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। या फिर ऐसे पेंशनधारी यानी पेंशनर्स, उन्हें भी हम लेबर फोर्स में नहीं डाल सकते। या फिर इसमें हम लोग ऐसे डिस्करेज्ड वर्कर को भी नहीं डाल सकते हैं जिनका इच्छा नहीं हो उसे काम करने के लिए। तो समझ में आ गया कि लेबर फोर्स क्या है। तो लेबर फोर्स में वो सारे व्यक्ति आएंगे जो या तो एम्प्लॉयड है, या तो रोजगार है, और साथ ही साथ बेरोजगार भी आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर। अब आइए समझते हैं बेरोजगारी क्या है। तो बेसिकली बेरोजगारी क्या होता है ना, कि वो सारे वर्क फोर्स या वो सारे लेबर फोर्स जो कि अवेलेबल हो और साथ ही साथ काम करने को तैयार हो, है ना। जो भी मार्केट रेट में उसको प्राइस मिले, उसका जो मजदूरी मिले, उसके लिए काम करने को तैयार हो, उसके बावजूद उसे काम ना मिले, उसे बोलते हैं बेरोजगार, उसे बोलते हैं बेरोजगारी, ठीक है। वैसा सिचुएशन को कहते हैं बेरोजगारी। और वैसे लोग जो, तो ऐसा लेबर फोर्स या ऐसा वर्क फोर्स जो काम करने को तैयार है ना, उसके बावजूद उसको नौकरी ना मिले, है ना, इच्छुक है काम करने के लिए लेकिन उसको काम नहीं मिले, उसे बोलते हैं बेरोजगारी। आशा करता हूँ आपको बेरोजगारी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं उसके प्रकार। अब बेरोजगारी के प्रकार यानी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग प्रच्छन्न या अदृश्य या फिर इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, है ना। इसके हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। मान लिया जाए किसी खेत में, है ना, 5 से 10 आदमी काम कर रहे हैं, मान लिया जाए 10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो खेत कहती है कि आप अगर 5 आदमी भी काम करोगे तो हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितने आप लोग 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लोग ज़्यादा जो एंगेज है उनका क्या हुआ, उनको हम लोग बेरोजगार के तौर पर देख सकते हैं। कारण क्या है, रिक्वायरमेंट 5 का ही है लेकिन काम क्या कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह का जो भी बेरोजगारी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम लोग अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे, है ना। जबकि हम देखिए, हमें दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो बेरोजगार है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। अब इसे समझिए, मान लिया जाए कि अगर कोई आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्मियों में तो आइसक्रीम बिकता है बढ़िया से, ठीक है। लेकिन जैसे गर्मियों का सीज़न चला जाता है, गर्मियों का मौसम चला जाता है, ठंडी आती है, तो क्या होता है, आइसक्रीम का प्रोडक्शन कम हो जाता है या तो फिर बंद ही हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो रोजगार लगा हुआ था वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह का सारा एम्प्लॉयमेंट जो होगा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, सीजनल या मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। इस क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि जो मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, वैसा जो स्किल चाहिए वैसा स्किल का एम्प्लॉय नहीं है,
है ना, यानी कि उस तरह का एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है जिस तरह का जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह का जो बेरोजगारी होगा इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। चौथा आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक का मतलब हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। जैसे हमें पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो एक साइकिल की तरह है, तो कहीं पर बूम आ जाता है, कहीं पर क्या हो जाता है, एकदम रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, कहीं रिसेशन आ जाता है ना, कहीं पर रिकवरी होता है। तो आप देखोगे कि जो रिसेशन और डिप्रेशन का जगह होता है, इस वक्त क्या होता है कि कुछ जो रोजगार होते हैं वो छीन जाते हैं, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण या आर्थिक मंदी के कारण क्या होता है, जो रोजगार चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया। पाँचवा है इसी तरह टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं तकनीकी, यानी कि उसी तरह है जैसे कि मान के चलिए कोई नया टेक्नोलॉजी आया और उस टेक्नोलॉजी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, उस पर अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो उस सिचुएशन में भी बेरोजगारी हो जाएगा। लास्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ छोटे समय के लिए होता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और वो अपने कंपनी से रिज़ाइन देता है जनवरी में, उसे काम पसंद नहीं आ रहा है, उस जनवरी में रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। अब जनवरी में रिज़ाइन दिया और नेक्स्ट जॉब पाने के लिए कुछ समय वेट करता है। अब मान लिया जाए वो मार्च में ज्वाइन करता है कहीं, तो ये जो 3 महीना का गैप हुआ इसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आशा करता हूँ ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना, और उसके कितने प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं इसके कॉजेज़। अब तो हम लोग देख लिए थे कि कैसे होता है, क्या होता है ना। अब कारण देखिए, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, है ना। तो हमें पता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, यानी कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, और जबकि जॉब्स उतना स्पीड में नहीं मिल पा रहा है या रोज़गार उतना ज़्यादा नहीं है जितना पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो एक ये कारण है ना। दूसरा चीज़ है अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मान के चलिए, अब अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जीडीपी उतना स्पीड में नहीं बढ़ पा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रोज़गार कहाँ से सृजन होगा। तो रोज़गार सृजन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये भी एक कारण है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है हमारा। दूसरी चीज़ है कि स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमें पता है ये चीज़ कि हमारा जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि मास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, और क्या है कि हमारा जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर को वो काफ़ी स्लो है। तो ये भी एक कारण है। साथ ही साथ चौथा जो पॉइंट हम देखेंगे तो डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है। कारण क्या है? मान के चलिए जैसे कि कोई व्यक्ति जब मार्केट में पढ़ाई के बाद उतरता है जॉब के लिए, तो जो कुछ भी वो पढ़ा हुआ है उसे उस फील्ड में काम करने के लिए उसके काम नहीं आता, यानी जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो उस चीज़ से वो काफ़ी मतलब अवगत नहीं रहता है। तो ये जो सिस्टम हमारा है तो वो भी एक कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने का। समझ में आ गया कॉजेज़ भी। अब आइए देखते हैं कि अब इतना सारा चीज़ तो बता दिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्यों होता है। अब इसका कोई उपचार है भी या नहीं, कुछ रेमेडीज़ है कि नहीं? तो बिल्कुल है, रेमेडीज़ है हमारे यहाँ, है ना। अब रेमेडीज़ क्या देखेंगे हम लोग। कई सालों से रोज़गार के लिए सरकार भी मेहनत कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, और कुछ काम करने की ज़रूरत भी है। तो आइए कुछ रेमेडीज़ को देखते हैं। पहला रेमेडीज़ क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को उस हिसाब से बनाना है ताकि लोग जो हमारा जो मास पॉपुलेशन जो इंगेज है पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में उसको फ़ायदा मिल सके, है ना। तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? रोज़गार बढ़ेगा, है ना। साथ ही साथ हम लोग को क्या देखना होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारा पॉपुलेशन जो स्पीड में भाग रहा है, बड़ा स्पीड में भाग रहा है, जितना का हम रोज़गार नहीं दे पा रहे उससे ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे वर्क फोर्स जो है वो भी बढ़ेगा। वर्क फोर्स बढ़ेगा तो फिर बेरोजगारी आएगा। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा पॉपुलेशन में भी। साथ ही साथ और क्या देखना होगा, जो छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उसको हमको इंकरेज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके और कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंगेज हो। साथ ही साथ हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे तो देखा जाए लास्ट ईयर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं। आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल बाद ये चेंज लाया गया है।
जो कि अच्छा स्टेप है। अब बात आता है कि इसको इम्प्लीमेंट सरकार कैसे करती है, इम्प्लीमेंटेशन पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। खैर ये भी एक जो पॉइंट हो सकता है रेमेडी, जिससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को निपटा सकते हैं। फिर आए लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स है उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करना। तो आशा करता हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझा, उसके प्रकार देखे, कैसे ये किसी को परेशान कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, और क्लास अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।